नमस्कार शिक्षार्थियों। भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 की श्रृंखला में यह दूसरा वीडियो है। इसमें पुनः हम भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनरावलोकन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से औद्योगिक नीतियां एवं व्यापार नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम 1950 से 1990 के दशक में अपनी उपलब्धियों और चुनौतियों की विवेचना करेंगे। औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति निर्माताओं ने यह महसूस किया कि देश की उन्नति के लिए बड़ा औद्योगिक क्षेत्र अत्यावश्यक है, क्योंकि उद्योग कृषि से ज़्यादा संतुलित रोजगार के अवसर प्रदान करता है। औद्योगिकीकरण आधुनिकता को बढ़ावा देता है और समग्र समृद्धि बढ़ाता है। आज़ादी के समय हमारे उद्योग सूती कपड़े और जूट उद्योग तक सीमित थे। उस समय सिर्फ 2 इस्पात उद्योग थे, एक जमशेदपुर में और दूसरा कोलकाता में। अतः मजबूत औद्योगिक आधार अत्यावश्यक था। इस क्रम में यह चर्चा हमेशा होती रहती है कि सरकारी क्षेत्र को इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया। सरकारी क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र। भारत में मजबूत पूंजीगत औद्योगिक आधार का अभाव था और निजी क्षेत्र के पास औद्योगिक उपक्रम में निवेश के लिए पूंजी का अभाव होने के कारण सरकारी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का मौका मिला। औद्योगिक उत्पादों की मांग बहुत कम थी, जिसके कारण निजी क्षेत्र को निवेश के प्रोत्साहन का अवसर नहीं था। विकास की समाजवादी पद्धति का उद्देश्य औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी को सुनिश्चित करना होता है। अतः सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। औद्योगिक नीति संकल्प 1956। औद्योगिक नीति से तात्पर्य प्रक्रियाओं, सिद्धांतों और नियमों से है जो उद्योगों को संचालित करते हैं। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में औद्योगिक उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रथम श्रेणी में विशेष रूप से उन उद्योगों को शामिल किया गया जिन पर सरकार का मालिकाना हक था और जो सरकार द्वारा प्रबंधित थे। इस श्रेणी में कुल 17 औद्योगिक इकाई को शामिल किया गया, जैसे हथियार और गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, जहाजरानी इत्यादि। द्वितीय श्रेणी में उन उद्योगों को शामिल किया गया जिन पर सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों का मालिकाना हक था और जो सरकार और निजी क्षेत्र दोनों से प्रबंधित होता था। इसमें कुल
12 औद्योगिक इकाई को शामिल किया गया। निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के पूरक के रूप में भूमिका अदा करने की जिम्मेदारी दी गई। इसमें शामिल मुख्य उद्योग एल्यूमीनियम, खनन उद्योग, उर्वरक उद्योग इत्यादि थे। तीसरी श्रेणी में निजी क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल किया गया जिन पर सरकार का नियंत्रण था। औद्योगिक लाइसेंसिंग, यह सरकार द्वारा नए उद्योगों को खोलने की अनुमति है। इसके अनुसार बिना लाइसेंस लिए कोई भी नए उद्योग नहीं खोल सकता है। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस लेना अपेक्षाकृत अधिक आसान था और साथ में ऐसे उद्योगों को कई तरह की छूट दी जाती थी, जैसे कि सस्ते दरों पर बिजली और टैक्स में रियायतें इत्यादि। ऐसा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया। मौजूदा उद्योग को उत्पादन का विस्तार एवं विविधता लाने के लिए भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती थी। लघु उद्योग 1955 में ग्रामीण विकास के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। इसे ग्रामीण एवं लघु उद्योग कमेटी या करवे कमेटी के नाम से जाना जाता है। लघु उद्योग को अधिकतम निवेश की अनुमति के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। 1950 में इसकी सीमा 5 लाख थी, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। लघु उद्योग लगाने के बहुत सारे उद्देश्य थे। कुछ उद्देश्यों पर हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम, लघु उद्योग श्रम का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, अतः इसे रोजगार के सृजन के लिए ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। लघु उद्योगों का बड़े उद्योगों से संरक्षित किया गया, जिसके लिए सरकार ने उत्पादों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया। इसके साथ साथ सरकार करों में रियायतें, कम उत्पाद शुल्क और सस्ते ब्याज दरों पर ऋण देती है। यह सारी सुविधाएं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। विदेशी व्यापार नीति, भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबद्ध थी। विदेशी व्यापार आयात और निर्यात से संबंधित है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। तकनीकी रूप से इसे आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। आयात प्रतिस्थापन में आयातित वस्तुओं का प्रतिस्थापन घरेलू उत्पाद से किया जाता है। आयात प्रतिस्थापन के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, आत्मनिर्भरता। दूसरा, कीमती विदेशी मुद्रा की बचत। आयात प्रतिस्थापन का पालन करने के लिए
सरकार ने प्रशुल्क और कोटा को औजार के रूप में इस्तेमाल किया ताकि घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षित किया जा सके। प्रशुल्क, इसका इस्तेमाल आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाता है। आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर प्रशुल्क लगाने से उनकी कीमत में वृद्धि हो जाती है और आयात करना महंगा हो जाता है। यह आयात को हतोत्साहित करता है। कोटा, यह वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को निर्दिष्ट करता है। यह आयात को भौतिक रूप से हतोत्साहित करता है। प्रशुल्क और कोटा से आयात प्रतिबंधित हो जाता है और उनसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से देसी फर्मों को संरक्षित किया जा सकता है। संरक्षण की यह नीति इस धारणा पर आधारित था कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं था। इस बात की आशंका थी कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अपव्यय विलासिता की आयातित वस्तुओं पर होने लगेगा। औद्योगिक विकास का सूक्ष्म मूल्यांकन 1950 से 1990 के बीच भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां प्रभावशाली थीं। सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 1950 में 13% से बढ़कर 1990 में 24.6% हो गया, जो सराहनीय था। औद्योगिक क्षेत्र का वार्षिक वृद्धि दर उसी समयावधि में 6% रहा। दूसरा, 1990 तक औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी विविधता आ गई थी। अब तक विस्तृत श्रृंखला में उपभोक्ता वस्तुओं और इंजीनियरिंग वस्तुओं का उत्पादन होने लगा था। इसका श्रेय मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जाता है। लघु उद्योग के प्रोत्साहन से कम पूंजी वाले व्यापारियों को भी व्यापार में शामिल होने और रोजगार के सृजन में मौका मिला। विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण के कारण भारत में इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में घरेलू उद्योगों को विकसित करने में सहायता मिली। निर्यात क्षेत्र को विकसित करने में विदेशी प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण असफल रहे। उत्पादकों ने उत्पादों के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। औद्योगिक लाइसेंसिंग की नीति ने सरकार को औद्योगिक उत्पादन की निगरानी और नियंत्रण में मदद की, लेकिन बड़े औद्योगिक घरानों ने इसका दुरुपयोग कर नए फर्म के प्रतिस्पर्धा से अपने उद्योगों को संरक्षित किया। लाइसेंस लेने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल और समय बर्बाद करने वाली होती थी, जिसके कारण नए उद्योगों को खोलना मुश्किल था। सार्वजनिक क्षेत्र ने
मजबूत पूंजी का आधार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु सार्वजनिक क्षेत्र में गैर जरूरी वस्तुओं के क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित कर ली थी जो निजी क्षेत्र आसानी से कर सकते थे। उदाहरण के लिए दूरसंचार, होटल उद्योग इत्यादि। कई सार्वजनिक क्षेत्र में भारी नुकसान के बावजूद भी उत्पादन जारी रहा। निष्कर्ष: भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप हासिल कर ली थी। भूमि सुधार के कारण हम जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में सफल रहे। औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी विविधता आ गई, लेकिन अत्यधिक सरकारी नियंत्रण से नए उद्योगों को पनपने नहीं दिया। अंतर्मुखी व्यापार नीति के कारण मजबूत निर्यात क्षेत्र का विकास नहीं हो सका। विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण के कारण घरेलू उद्योगों में उत्पादों के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। धन्यवाद।